हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 8 विलेजेस, टोन्स एंड ट्रेड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, लोहे के औजार और खेती बाड़ी। We often take the use of iron for granted today. आज लोहे का इस्तेमाल एक आम बात है, मतलब कि हम अक्सर लोहे का इस्तेमाल करते हैं आज। Things made of iron and steel are a part of our daily lives. जो चीज़ें लोहे और स्टील से बनती हैं वो हमारे रोज़मर्रा जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. आज से लगभग 3000 साल पहले आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. कुछ लोहे के औजार और वेपन्स, हथियार वगैरह जो हैं वो मेगालिथिक बरियल्स में मिले हैं। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4, जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। तो मेगालिथिक साइट्स पे जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो बरियल्स ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है। तो जब वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो वहाँ पर उनको कुछ टूल्स मिले और उसके बाद उन्होंने कार्बन डेटिंग जब की उन टूल्स की तो उनको ये पता चला कि लगभग आज से लगभग 3000 साल पहले इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं और हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कार्बन डेटिंग एक ऐसी मशीन होती है जिससे किसी भी चीज़ की एज के बारे में पता चलता है। तो जब वहाँ पर कुछ टूल्स मिले तो उनकी कार्बन डेटिंग की गई और उसके बाद उनको पता चला कि इतने साल पहले इन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद उन्होंने आगे हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें लिखी। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of tools. There is evidence for the growing use of iron tools. आज से लगभग 2500 साल पहले आयरन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो हो रहा था। उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। जब एविडेंसेस मिले तो उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2500 साल पहले आयरन का, लोहे के औजारों का इस्तेमाल हो रहा था। These included axes for clearing forests and the iron plowshare, जिसमें कि एक्सिस भी मिली है और उसके बाद आयरन प्लॉशियर मिली है। एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी जिसका इस्तेमाल फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए करते थे, और उसके बाद आयरन प्लॉशियर मतलब लोहे की हल जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी करने के लिए किया जाता था। As we had seen in chapter 5, the plowshare was useful for increasing agricultural production. जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि लोहे की ये हल जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है खेती बाड़ी की जो पैदावार होती है उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज़ करने में लोहे की हल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। दूसरा स्टेप पैदावार को बढ़ाने के लिए जो किया था लोगों ने वो है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है खेत को या फसल को पानी देना ताकि वहाँ पर फसल की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। दैट्स व्हाट वी कॉल इरिगेशन। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. कहते हैं कि किंग्स और किंगडम जो है जिनके बारे में हम पढ़ते आए हैं तो वो वजूद में नहीं आ सकती थी अगर जो कुछ विलेजेस फ्लॉरिश हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, अगर उन विलेजेस ने उन्हें सपोर्ट ना की होती तो वो वजूद में नहीं आ सकती थी। विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लॉरिशिंग विलेजेस, while new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. जबकि नए नए औजार जब बनाए गए थे तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद की थी प्रोडक्शन को बढ़ाने में,
जो प्रोडक्शन हो रही थी क्रॉप्स की उनको बढ़ाने में, और उसके बाद इरिगेशन का इस्तेमाल भी किया था क्रॉप्स को बढ़ाने में। और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग का सिस्टम भी किया था। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स कि कोई छोटी सी खेत है, वहाँ पर आप बीज को छिड़क रहे हो, तो उससे जो जब पौधे बनते हैं उसके बाद उन पौधों को आप निकाल के बड़ी बड़ी खेतों में लगाते हो, तो इस तरह से आपकी फसल की पैदावार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांसप्लांटेशन। Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes। जो इरिगेशन काम जो इरिगेशन काम उस वक़्त किया गया था, उसमें क्या-क्या किया था उन्होंने? कैनाल्स बनाए थे, वेल्स बनाए थे, टैंक्स बनाए थे और आर्टिफिशियल लेक्स बनाए थे, ताकि वो पानी को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें क्रॉप्स के बीच में और फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स उन्होंने उठाए थे। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ यहाँ पर खाली जगहें दी गई हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इनका हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ पर इनकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर हमने इनका इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी फील्ड है। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। कहते हैं कि बादशाह को आर्मी के लिए, पैलेसेस के लिए और फोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब अगर आपको आर्मीज़ को मेंटेन करने हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए उतने, या आपको पैलेसेस बनाने हैं, अगर आपको महल बनाने हैं तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, या किले बनाने हैं तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। तो इसी तरह से बादशाह को भी पैसे की ज़रूरत थी। तो अगर बादशाह को पैसे की ज़रूरत थी तो उस वक़्त वो उस ज़रूरत को कैसे पूरा करता? तो उसने क्या किया? दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर। तो उसने फार्मर को बताया कि मुझे टैक्स चाहिए, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो, ताकि मैं आर्मीज़, पैलेसेस और फोर्ट्स, इनके लिए जो मुझे पैसों की ज़रूरत है मैं इसको पूरा करूँ। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर आएगा, वो क्या आएगा वो यहाँ पर नहीं दिया है। इसमें हमने यहाँ से उठा के, यहाँ से कोई पॉइंट उठा के, जो राइट पॉइंट है उसको उठा के यहाँ पर डालना है। अब अगर फार्मर्स ने टैक्स पे करना है तो उसके लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा? फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो फार्मर्स को अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे ना। अगर उनके पास प्रोडक्शन कम है तो वो कैसे टैक्स पे करेंगे? दैट मीन्स फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। कि फार्मर्स को अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो टैक्सेस को अच्छी तरह से पे कर पाएंगे। दिस इज़ पॉसिबल विद इरीगेशन। और ये तभी पॉसिबल है जबकि इरीगेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये इरिगेशन सिस्टम कैसे अच्छा होगा? किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। और उसके बाद किंग जो है वो उनको पैसा प्रोवाइड करेगा और प्लान प्रोवाइड करेगा इरिगेशन वर्क का, और उसके बाद ही उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या होगा? लेबर लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब लोग जो हैं वो लेबर प्रोवाइड करेंगे किंग को, मतलब लोग जो थे वो किंग को लेबर प्रोवाइड करते, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता था? प्रोडक्शन जो होती थी वो इंक्रीज होती थी। यहाँ पर सेवन्थ और एट्थ पॉइंट जो हैं ये यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड हैं कि जब वो लेबर प्रोवाइड करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके बाद जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। रिवेन्यू मतलब महसूल जनरेट हो जाएगा, और तब जाके वो रिवेन्यू किसको दे पाएंगे? वो बादशाह को दे पाएंगे, और उसके बाद बादशाह जो है वो जो उसकी ज़रूरत है पैसों की वो उसकी पूरी हो जाएगी, और वो आर्मीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु लिव्ड इन विलेजेस। अभी अभी हमने बात की थी विलेजेस की, कि विलेजेस अगर उन्होंने किंग्स और किंगडम की सपोर्ट न की होती तो वजूद में नहीं आ सकती थी। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि उन विलेजेस के अंदर कौन लोग रहते थे। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट के नॉर्थ और साउथ में लगभग 3 किस्म के लोग जो थे वो ज़्यादातर गाँव में रहते थे।
इन द तमिल रीजन, अगर साउथ की बात करें तो तमिल रीजन के अंदर लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालार्स। जो बड़े बड़े लैंड ओनर होते थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी तो उनको वेलालार के नाम से जाना जाता था। अब ये टर्म वेलालार जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसको जहन में ज़रूर रखना। उसके बाद ऑर्डिनरी प्लामेन वर नोन एज उजहवर, और उसके बाद जो ऑर्डिनरी आम जो हल चलाने वाले लोग थे जिनको उजहवर के नाम से जाना जाता था। एंड लैंडलेस लेबरर्स, जिसमें कि गुलाम भी आते थे, उनको खादी सियार और आदि माई के नाम से जाना जाता था। तीसरे किस्म के लोग जो थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, जो मज़दूर होते थे, जिसमें गुलाम भी आते थे, तो उन सब को खादी सियार और आदि माई के नाम से जाना जाता था। ये तीसरे किस्म के लोग थे जो कि ज़्यादातर गाँवों में रहा करते थे। इन द नार्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्थ वाले हिस्से में द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्रामा भोजका। नॉर्थ पार्ट में, कंट्री के नॉर्थ वाले हिस्से में जो विलेज का हेडमैन होता था ना, उसको ग्रामा भोजिका के नाम से जाना जाता था। ग्रामा भोजिका के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। तो अक्सर क्या होता था, एक ही फैमिली के लोग जो होते थे ना, वो जनरेशन टू जनरेशन एक ही पोजीशन को होल्ड करके चलते थे। मतलब अगर कोई किंग है तो उसका बेटा जो होगा वो भी किंग ही होगा, या कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई लोहार है, तो उसका बेटा भी लोहार ही होगा। तो इस तरह से उनकी पोजीशन जो थी जनरेशन टू जनरेशन वो सेम ही रहती थी। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडेटरी, मतलब पोस्ट जो होती थी वो हेरिडेटरी होती थी, विरासत में चीज़ें मिलती थी। मतलब अगर कोई किंग है तो इसका बेटा ही किंग बनेगा। कोई और, अगर किसी और के अंदर क्वालिटी है किंग बनने की, लेकिन वो किंग नहीं बन सकता है, जो किंग था उसका बेटा ही किंग बनेगा, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या ना है। द ग्रामा भोजिका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। अब ग्रामा भोजिका जो था वो लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था, मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। तो उसके पास गुलाम होते थे और जो उसने वर्कर्स को हायर किया होता था वही उसकी लैंड को कल्टीवेट करते थे। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। तो जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था तो बादशाह जो था उसको इस्तेमाल करता था कि आप जाओ और गाँव वालों से टैक्स कलेक्ट करके लाओ। और वो एक जज की तरह भी काम करता था और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी काम करता था। ग्रामा भोजिका के अलावा कुछ दूसरे इंडिपेंडेंट फार्मर भी थे जिनको गृहपतिज के नाम से जाना जाता था। ग्रामा भोजिका के अलावा कुछ दूसरे इंडिपेंडेंट फार्मर भी थे जो किसी के कंट्रोल में नहीं थे, तो उनको गृहपतिज के नाम से जाना जाता था। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। तो उनमें से ज़्यादातर जो थे जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती थी। और उसके बाद कुछ आदमी और कुछ औरतें थी जैसे कि दासा कर्मकारा होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और जो दूसरों की खेतों में काम करते थे पैसा कमाने के लिए। ज़्यादातर गाँवों में कुछ क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, मतलब हुनरमंद लोग होते जिनके पास कुछ हुनर होता था, जैसे कि ब्लैक स्मिथ होते थे, पोटर होते थे, कारपेंटर होते थे और वीवर होते थे। तो इस किस्म के लोग जो थे ज़्यादातर गाँव में होते थे जिनके पास कुछ हुनर होता था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इससे आगे वाले टॉपिक जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।